बीजू पटनायक जी से जाने से भारतवर्ष एक असामान्य व्यक्तिमत्व, स्वातंत्र्य सेनानी, कुशल प्रशासक, अच्छे वैमानिक, यशस्वी उद्योजक और दानशूर व्यक्तिमत्व को हम खो गए हैं। मुझे याद है कि इमरजेंसी के बाद जब रोहतक के जेल से वो बाहर आ गए तो कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए एक जगह गए थे और 2-4 नौजवान साथियों को उन्होंने साथ लिया था। इसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे 8-10 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। उस 8-10 दिन में उन्होंने अपने जीवन की कई अद्भुत कथा हमारे सामने रखी थी। उनका जीवन एक साहसी जीवन था। स्कूल में जब थे तब महात्मा जी की एक सभा कटक में हुई थी। वहां जाने के लिए निकले। पुलिस ने एक जगह पर रोका था। पुलिस ने उनकी पिटाई की, मगर महात्मा जी का दर्शन लेने के लिए जितने नजदीक जा सकते थे उसके लिए उन्होंने कोशिश की। स्कूल और कॉलेजेस में बड़े अच्छे एथलीट थे, अच्छे क्रिकेटर थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। कॉलेज में उन्होंने शिक्षा पूरी नहीं की। रॉयल एयरफोर्स में ज्वाइन हो गए और इस पर उनको बड़ी दिलचस्पी थी। हवाई जहाज चलाना और इसमें कौन सी भी रिस्क लेने की परिस्थिति आई तो रिस्क का सामना करना वो उनका स्वभाव था। अंग्रेजों के राज में ये जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, फिर भी उनके मन में आजादी के बारे में हमेशा भावना आती थी। सदन को मालूम होगा कि उन्होंने रॉयल एयरफोर्स में सेवा करते समय कुछ राष्ट्रवादी नेताओं को उस विमान से लेकर कई जगह पर छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर्चे कई जगह पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए और इसलिए उनको 3 साल की कोर्ट मार्शल होकर सजा हुई थी। तब उनका मौका मिला पंडित जी के साथ मिलने का और तब से पंडित जी के आखिर दिनों तक उनके बड़े विश्वास के सहकारी थे। आजादी के बाद राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था। एक तरफ से उद्योग के क्षेत्र में उड़ीसा में कुछ होना चाहिए उनकी भावना थी और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद से कलिंगा ट्यूब्स नाम की कंपनी ने कर पूरे एशिया में सबसे बड़ी पाइप्स बनाने वाली एक फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी। कलिंगा एयरवेज, कलिंगा स्टील, वो उनका सपना था। उड़ीसा के विधानसभा पर वो विजयी हो गए। 1960 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। पिछड़ेपन दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। जिस बारे में आपने जिक्र किया वो प्रदीप का मंदिर हो, बाद में मिग की बड़ी फैक्ट्री वहां लगाने का काम हो या रूरकेला का स्टील यूनिट हो, इसमें बिजू जी का योगदान बहुत ही था। मुझे याद है कि भुवनेश्वर कांग्रेस जब हुई थी तब उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजू पटनायक जी ने ली थी। पूरे देश से लाखों कांग्रेस के साथी वहां आए थे। उनको ठीक तरह से प्रबंध करने का काम उन्होंने बड़े अच्छी तरह से किया था।
चीन के बारे में जो युद्ध हुआ, इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। जो नुकसान हुआ था देश के डिफेंस फोर्सेस का, वो दूर करने के लिए रशिया में जाकर उन्होंने कुछ बातचीत की थी और कोई करार वदा किए थे। वो हमेशा स्टेट के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते थे। कुछ सालों के लिए इस लोकसभा के सदन में आ गए, राज्य सदन सभा में आ गए, मगर उनकी नजर हमेशा उड़ीसा की तरक्की के बारे में थी। फिर एक बार जाकर वो 5 साल के लिए वहां मुख्यमंत्री हुए और पूरी 5 साल की कारकिर्दी उड़ीसा का पिछड़ेपन कैसे दूर हो सकता है, उड़ीसा की तरक्की कैसे हो सकती है, उड़ीसा में इरिगेशन प्रोजेक्ट कैसे ज्यादा आ सकते हैं, वहां इंडस्ट्री कैसी हो सकती है, बन सकती है, इस पर उन्होंने ध्यान दिया था। कुछ गांवों ने अच्छे काम किए, कुछ पंचायत समितियों ने अच्छे काम किए, तो उन्होंने उनका सम्मान अलग तरह से करने का निर्णय अपने राज्य में किया था। जो पंचायत समिति अच्छी काम करेगी, उस क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की लागत लगाकर कोई उद्योग बनाने का कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया था। जो ग्राम पंचायत अच्छी काम करेगी, वहां 1 लाख रुपए का कुटीर उद्योग शुरू करने का उन्होंने निर्णय लिया था। उनका पूरा ध्यान ये नई पीढ़ी खेती के बाहर निकलकर उद्योग के क्षेत्र में जानी चाहिए और वहां से देश के लिए संपत्ति निर्मित में उन्होंने ध्यान देना चाहिए, इस पर उनका विश्वास था। इस सदन में हमारे साथ वो यहाँ ही नजदीक बैठते थे, जो कुछ मन में आता था वो बोलते थे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते से उन्होंने फाइनेंस कमेटी में बहुत अच्छा काम किया। जहां ऑफिसरों को कुछ सिखाने की बोलने की जरूरत है, वहां बड़ी अच्छी तरह से बोलते थे और सदन के सदस्यों की इज्जत रखने के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। आज वो हमसे गए। इस देश और ये सदन एक अच्छा संसद पटु को, स्वतंत्र सेनानी को, वैमानिक को, उद्योजक को और भारत के सुपुत्र को आज हम मुक गए। वो हमें रहे नहीं, मगर उनकी याद हमें हमेशा आएगी। मैं उनका यहाँ स्मरण करके उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मुझकी तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से। आज